हे एवरीवन, कैसे हो आप। आई होप आप अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से आपकी तैयारी चल रही होगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। आइए रिचर्ड्स पे हम डिस्कस करेंगे, तो क्लास में बने रहिएगा। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। आज हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न लिटरेरी थ्योरी 20th सेंचुरी, यानी एक मोस्ट इंपोर्टेंट राइटर है आई ए रिचर्ड्स। उसके फुल नेम की अगर हम बात करें तो फुल नेम है आइवर आर्मस्ट्रॉन्ग रिचर्ड्स। आइवर आर्मस्ट्रॉन्ग रिचर्ड्स इसका फुल नेम है। ईयर की अगर हम बात करें, यानी टाइम पीरियड की अगर हम बात करें, तो ये 1893 से 1979 इनका टाइम पीरियड है। वॉज एन इंग्लिश लिटरेरी क्रिटिक, ये एक इंग्लिश लिटरेरी क्रिटिक थे। कहाँ के? इंग्लैंड के। कहाँ के? इंग्लैंड के बहुत बड़े लिटरेरी क्रिटिक्स थे, यानी लिटरेचर्स की अच्छी या बुराई मतलब बताने वाले टीचर थे ये। यानी इन्होंने बताया है कि इंग्लिश लिटरेचर्स को कैसे मतलब पढ़ना चाहिए एंड उसको कैसे समझने का मतलब जो तरीका है, उन्होंने पूरी तरीके से मतलब पूरी तरह से चेंज कर दिया। एंड एक प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म की मतलब उन्होंने स्टार्टिंग की। इसमें मतलब स्टूडेंट को बिना किसी राइटर के नेम या फिर टाइटल, यानी बिना किसी टाइटल के और बिना किसी राइटर नेम के एक पोएम स्टूडेंट्स को दी, ताकि मतलब जो राइटर है, राइटर का नाम है, देखकर तारीफ नहीं कर रहे, बल्कि जो रियल में जो पोएम को समझ रही है। यानी एक नया तरीका स्टार्ट किया जो था प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। क्या था? प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। वो स्टूडेंट को बिना किसी राइटर के नेम बताए या फिर पोएम को दे देते हैं। इससे मतलब क्या पता चलता है कि लोग कैसे मतलब राइटर्स का नाम देखकर मतलब तारीफ नहीं कर रहे, बल्कि जो रियल में पोएम को समझ रहे हैं वो चीजें देख रहे हैं। नेक्स्ट इन्होंने बात की क्लोज रीडिंग। क्या? ये था प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म की इन्होंने स्टार्टिंग की थी। एक मतलब नया तरीका था, नया आइडियाज था इसका प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। फिर उन्होंने मतलब क्लोज रीडिंग रिचर्ड्स का मानना था क्लोज रीडिंग पे कि वो जो टेक्स्ट है वो बहुत मतलब एक क्लोज रीडिंग यानी गहराई से मतलब क्लोज रीडिंग से मतलब पढ़ना चाहिए। एंड जो एक वर्ड एंड जो सेंटेंस का क्या मतलब मीनिंग है, क्या मीनिंग उसका निकल रहा है, उस पर मतलब फोकस देना चाहिए, ना कि जो राइटर की जो पर्सनल लाइफ पर, ना कि मतलब जो पर्सनल लाइफ है राइटर की उस पर फोकस करना चाहिए। यानी क्लोज रीडिंग को एक डीपली समझना चाहिए, एक वर्ड और सेंटेंस को का मतलब क्या मीनिंग निकल रहा है उस पर मतलब फोकस देना चाहिए, एंड ना कि मतलब जो राइटर की पर्सनल लाइफ पर फोकस देना चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे हम न्यू क्रिटिसिज्म। न्यू क्रिटिसिज्म की इन्होंने स्टार्टिंग की, यानी इनकी जो सोच थी, सोच की वजह से मतलब उन्होंने न्यू क्रिटिसिज्म नाम का एक बड़ा मूवमेंट स्टार्ट हुआ।
मतलब इसने दुनिया भर में इंग्लिश पढ़ने का जो ढंग है वो एक बिल्कुल चेंज कर दिया। यानी इंग्लिश को पढ़ने का जो तरीका था वो बिल्कुल नए तरीके से मतलब इन्होंने स्टार्ट किया, यानी नई तरीके से, यानी काफी चेंजमेंट कर दिया, चेंज किया उसको, पढ़ने के ढंग को नया मोड़ दिया इन 20th सेंचुरी। ये था इंट्रोडक्शन आईए रिचर्ड्स का। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, अब हम डिस्कस करेंगे मेजर वर्क एंड कॉन्सेप्ट बाय आईए रिचर्ड्स। यानी मेजर वर्क के बारे में हम डिस्कस करेंगे एंड कॉन्सेप्ट के बारे में। फर्स्ट अगर हम मेजर वर्क की बात करें तो फर्स्ट है इसमें दी फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक्स 1922 में, यानी 1922 में आया ये उनकी मतलब एक फेमस बुक थी। फेमस बुक का नाम है द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक्स, जो 1922 में मतलब पब्लिश हुई थी। एस्थेटिक्स का मतलब है कि एस्थेटिक का मीनिंग की अगर हम बात करें तो ये होता है कि कोई चीज हमें मतलब सुंदर क्यों लगती है। यानी जैसे आर्ट है, आर्ट को देखकर हम मतलब कैसा हमें फील होता है उसको देखकर आर्ट को, तो ये है एस्थेटिक्स। एस्थेटिक्स यानी किसी भी चीज को, जैसे आर्ट है, उसको देखकर हमें मतलब कैसा फील होता है उसके बारे में, मतलब ये कैसा हमें फील होता है उसके बारे में बताया गया है। द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे, co-authored by Ogden and Richards James Wood। को ऑथर्ड की अगर हम बात करें तो ये इसका मतलब है कि जो रिचर्ड्स ने बुक मतलब अकेले नहीं लिखी थी, उनके मतलब उनके साथ मतलब दो और बड़े बड़े मतलब लोग शामिल थे, राइटर शामिल थे बड़े। जैसे फर्स्ट का नेम है, अभी हमने डिस्कस की, बाय ऑग्डेन एंड जेम्स वुड। ऑग्डेन एंड जेम्स वुड इनके मतलब साथ शामिल थे। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्सप्लॉयड the psychological and philosophical basis of statics experience। क्या? experience।
यानी जो ये बुक है दी साइकोलॉजिकल एंड फिलोसॉफिकल, ये जो बुक है उन्होंने ये मतलब सर्च यानी एक्सप्लोर किया कि जब हम किसी मतलब सुंदर चीज को मतलब सुंदर चीज या मतलब आर्ट को देखते हैं तो हमारे माइंड में क्या है, हमारे माइंड में मतलब एक साइकोलॉजी में मतलब साइकोलॉजी चलती है और उनके पीछे मतलब एक गहरी फिलॉसफी यानी एक गहरी सोच यानी फिलॉसफी क्या होती है। जैसे आर्ट हमारे माइंड में मतलब माइंड पर मतलब कैसा असर डालती है, कैसा मतलब इफेक्ट करती है। यानी द साइकोलॉजिकल एंड फिलोसॉफिकल बेसिस ऑफ स्टैटिक एक्सपीरियंस में मतलब इन्होंने बताया है कि जो बुक में उन्होंने ये बताया कि जो सर्च एक्सप्लोर की जब हम किसी मतलब चीज या आर्ट को देखते हैं, जब हम किसी चीज या आर्ट को देखते हैं तो हमारे माइंड में जो मतलब जो चीज आती है उनको साइकोलॉजी बोला है इन्होंने। क्या बोला है? साइकोलॉजिकल। यानी जो दिल में मतलब जो मन में चलता है उनके बीच की जो मतलब गहरी सोच है, जब हम चीज को देखते हैं माइंड में मतलब क्या सोचते हैं तो वो एक साइकोलॉजी है। एंड उसके बीच की मतलब जो गहराई है यानी जो गहरी सोच है उसको हम डीप थिंकिंग, उसको हम फिलोसॉफी बोलते हैं। यानी क्या होती है वो फिलोसॉफी। जैसे आर्ट की अगर हम बात करें तो आर्ट हमारे मन यानी माइंड यानी आर्ट हमारे माइंड पर कैसा मतलब इफेक्ट करती है या कैसा असर डालती है, तो ये चीजें एक्सप्लोर्ड की है यानी सर्च की। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट है helped establish Richard's later interest in how literatures organize organizes human 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 impulses। यानी क्या बोला है इन्होंने हेल्प स्टैब्लिश में, ये बता रहे कि जो एक बुक को लिखने के बाद मतलब रिचर्स का ध्यान यानी रिचर्स का मतलब जो माइंड ध्यान है बात की तरफ गया कि लिटरेचर्स हमारी यानी क्या है, लिटरेचर्स हमारी एक भावना यानी इमोशंस यानी सडनली अचानक से मतलब वो उतने यानी जो अचानक से सडनली जो हमारे माइंड में जो मतलब जो थिंकिंग आती है यानी जो विचार आते हैं इन प्लेसेस उनको मतलब कैसे बैलेंस या ऑर्गेनाइज करता है, यानी कैसे बैलेंस करता है और कैसे ऑर्गेनाइज करता है।
ये उनके आगे मतलब एक कैरियर का सबसे बड़ा मतलब क्वेश्चन बन गया। क्या बन गया? एक क्वेश्चन बन गया। यानी रिचर्ड्स ने क्या बताया है इसमें, जो बुक है, बुक मतलब रिटन के बाद, मतलब उसको लिखने के बाद ही रिचर्ड्स के मतलब रिचर्ड्स का मतलब जो ध्यान है इस बात की तरफ गया कि लिटरेचर्स हमारी एक यानी इमोशंस एंड जो मतलब सडनली जो थिंकिंग है, यानी उसको कैसे बैलेंस और ऑर्गेनाइज करता है। यानी उनका ये कैरियर का एक सबसे बड़ा क्वेश्चन बन गया था। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, ये थी द फाउंडेशंस ऑफ स्टैटिक्स की वर्क। नेक्स्ट वर्क की हम बात करेंगे। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं द मीनिंग ऑफ मीनिंग। नेक्स्ट वर्क है इसका द मीनिंग ऑफ मीनिंग। ईयर की बात करें तो 1923 में ये आई रिचर्ड्स की मतलब ये बुक है। क्या है? बुक है स्टडी ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ लैंग्वेज अपॉन थॉट ऑफ द साइंस ऑफ सिम्बोलिज्म। यानी क्या कह रहा है, स्टडी ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ लैंग्वेज, यानी मीनिंग ऑफ मीनिंग एक बुक है, बुक का नाम है। इसका अगर हम पूरे नेम बताते हैं तो इस बारे में मतलब है कि जो लैंग्वेज है, अगर हम इसको एक्सप्लेन करें तो ये एक लैंग्वेज है जो हमारे थॉट्स पर, क्या है, थॉट पर मतलब कैसे असर डालती है, कैसे मतलब इफेक्ट करती है, कैसे असर डालती है। एंड साथ ही मतलब ये जो सिंबोलिज्म है, सिंबोलिज्म, द साइंस ऑफ सिंबोलिज्म, यानी सिंबोलिज्म्स की साइंस की एक स्टडी। किसकी? सिंबोलिज्म साइंस की एक स्टडी। यानी इन्होंने बताया है इस बुक में कि जो लैंग्वेज है वो थॉट पर मतलब सोच पर कैसे असर डालती है, और साथ ही ये जो सिंबोलिज्म है, सिंबोलिज्म की एक साइंस की एक मतलब स्टडी है, साइंस की एक स्टडी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट है रिटन बाय ऑग्डेन एंड आई रिचर्ड्स। with with supplementary essays by Bronislaw and Malinowski and F.G. Cruikshank। यानी ये किसके द्वारा रिटर्न की गई है? ये बुक किस किसके द्वारा रिटर्न की गई है? ये बुक्स मतलब इसमें मतलब कुछ एक्स्ट्रा आर्टिकल एसेज भी हैं जो एस के मतलब ऑग्डेन और आई रिचर्ड्स ने मतलब ये लिखी हैं। इसमें क्या है कि कुछ एक्स्ट्रा आर्टिकल एसेज भी हैं, जो
कि जो जो ब्रोनिस्लो एंड मालिनोविस्की एंड एफ.जी. क्रुकसेन के द्वारा मतलब लिखी गई है। यानी जो सप्लीमेंट्री हैं, एसेज हैं, वो किसके द्वारा लिखी गई है? ब्रोनिस्लो एंड मालिनोविस्की एंड एफ.जी. क्रुकसेन के द्वारा ये लिखी गई है। थर्ड पॉइंट की हम बात करेंगे। थर्ड पॉइंट है originated from a conversation between Octane and Richards in 1980. Later development into systematic study of language and meaning. क्या है ये? From a conversation between Octane and Richards in 1980. यानी इस बुक्स को क्या है? इस बुक्स को 1918 में ऑक्टेन एंड रिचर्ड्स के बीच मतलब ये बातचीत यानी कॉन्वर्सेशन से आई। यानी ये बुक के जो आइडिया है, मतलब जो बुक के आइडिया थी, ये जो ऑक्टेन एंड रिचर्ड्स हैं, इनके बीच मतलब एक कॉन्वर्सेशन हुई। मतलब ये कॉन्वर्सेशन बातचीत से मतलब ये बुक आई थी। यानी इनके जो बुक के जो आइडिया है वो आए कॉन्वर्सेशन से। बाद में इन्होंने मतलब काफी मतलब मेहनत की इस पे। लैंग्वेज और जो मीनिंग है, यानी जो लैंग्वेज है और मीनिंग है, एक सिस्टमेटिक स्टडी बना दिया इन्होंने। यानी लैंग्वेज एंड मीनिंग को एक सिस्टमेटिक स्टडी बना दिया। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करेंगे मेन कंसेप्ट, इंट्रोड्यूस करेंगे। मेन कंसेप्ट की अगर हम बात करें, introduce the systematic triangle Ogden-Richards triangle explaining the relationship between सिंबल की अगर हम बात करें, सिंबल की अगर हम बात करें तो ये वर्ड है। नेक्स्ट हम बात करेंगे रेफरेंट को क्या बताया है? ऑब्जेक्ट। एंड थॉट रेफरेंस को क्या बताया है इन्होंने? कॉन्सेप्ट। यानी इन्होंने सिस्टमेटिक जो ट्रायंगल है उसमें जो ऑग्डेन रिचर्ड ट्रायंगल है उसको एक्सप्लेनिंग किया गया, मतलब रिलेशनशिप बिटवीन। यानी जब अगर हम सिंबल की बात करें तो इसको व्हाट एंड
रेफरेंट की अगर हम बात करें तो वो है ऑब्जेक्ट, एंड थॉट रेफरेंस की बात करें तो वो है कॉन्सेप्ट। यानी ये सिस्टमेटिक ट्रायंगल अगर हम सिंबल की बात करें तो ये वर्ड हम बोलते हैं, मतलब जब बोलते हैं, स्पीकिंग करते हैं मतलब, या फिर उसको रिटर्न करते हैं, लिखते हैं, तो जैसे एप्पल है, जैसे एप्पल है, यानी जैसे एप्पल बोला, तो ये एक वर्ड है। थॉट्स की अगर हम बात करें, थॉट्स रेफरेंस की अगर हम बात करें तो ये एक कॉन्सेप्ट है जो हमारे माइंड में वर्ड्स को सुनकर, मतलब एक बोलते हैं ना, एक पिक्चर्स या आइडियाज बनाता है। क्या है? थॉट्स रेफरेंस की अगर हम बात करें तो ये एक कॉन्सेप्ट है। क्या है? कॉन्सेप्ट है। और ये हमारे माइंड में, यानी क्या है, हमारे माइंड में, यानी जो वर्ड हम सुनते हैं, एक पिक्चर्स बना देता है। क्या बना देता है? एक पिक्चर्स बना देता है, यानी तस्वीर, या मतलब एक आइडिया बनाता है, यानी पिक्चर्स एंड आइडियाज बनाते हैं। रेफरेंट की अगर हम बात करें, ये ऑब्जेक्ट है। क्या है रेफरेंट? ये एक ऑब्जेक्ट है। ये वो मतलब रियल चीज है जो मतलब वर्ल्ड में है, वो मतलब रियल, यानी जो रियल फ्रूट है जो हम खा भी सकते हैं, ये एक ऑब्जेक्ट है। यानी ये वो रियल चीज है जो दुनिया में अभी भी मतलब मौजूद है, और रियल यानी फल, यानी जैसे फ्रूट्स, जैसे हम उसको खा सकते हैं, मतलब हम उसको, एक रियल चीज है ये, जिसको हम खा भी सकते हैं। यानी अगर हम बात करें तो वर्ड है, जो वर्ड एक रियल चीज है। ऑब्जेक्ट की बात करें तो ऑब्जेक्ट एक क्या है, डायरेक्ट कनेक्शन, मतलब ऑब्जेक्ट का कोई मतलब डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता, बल्कि जो हमारी थॉट है उन दोनों को जोड़ती है। यानी वर्ड तो है रियल, वर्ड वर्ड है वो रियल है, ऑब्जेक्ट एक डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता, बल्कि वो किस पर, थॉट पर, मतलब एक थॉट है उसकी सोच पर डिपेंड होता है। उन दोनों को मतलब वह थॉट है जो वो जोड़ती है वर्ड ऑब्जेक्ट। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट वर्क की हम बात करेंगे, फेमस वर्क है ये भी, प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म की अगर हम बात करें, ईयर की अगर हम बात करें तो ये 1924 में है, 1924। Explores how literatures affects human psychology and emotions, affects human psychology and emotions। यानी कैसे लिटरेचर अफेक्ट करता है ह्यूमन साइकोलॉजी एंड इमोशंस, कैसे असर करता है, ये एक्सप्लोर किया गया है इसमें। नेक्स्ट
पॉइंट की अगर हम बात करें, नेक्स्ट पॉइंट है इस सिस्टम में, यानी कैसे इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। A systematic approach to analyzing texts, focus on the reader response rather than authorial intent। यानी अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें, मतलब सेकंड पॉइंट में ये क्या बताया गया है, इस बुक में किसी टेक्स्ट को एनालाइज करने का एक न्यू एंड सिस्टमेटिक मतलब तरीका देती है। क्या देती है? ये बुक है जो टेक्स्ट को एनालाइज करने का एक न्यू एंड सिस्टमेटिक तरीका देती है, जो फोकस है इस बात पर है कि जो रीडर्स है वो क्या फील करता है, यानी जो रीडर्स है वो क्या फील करता है, ना कि इस पर मतलब ऑथर का जो लिखा, यानी जो ऑथर लिखता है उसका मतलब क्या इरादा है, उस टाइम का मतलब क्या इरादा है, ये बताया गया है इंटेंट। यानी बुक के किसी टेक्स्ट को एनालाइज करने का एक नया एंड सिस्टमेटिक तरीका देती है, और फोकस इस बात पर है कि रीडर्स को मतलब क्या फील, रीडर है जो वो क्या फील करता है, ना कि इस पर मतलब जो ऑथर है लिखते टाइम मतलब उसका क्या इंटेंट, मतलब क्या इरादा था, ये बताया गया इसमें। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करेंगे, ये पॉइंट हो गया क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है argues that literature's value lies in, क्या है? lies in its ability to organize and harmonize human implaces। यानी क्या कह रहा है ये थर्ड पॉइंट में, किस चीज पे आर्ग्यू कर रहा है? दैट लिटरेचर्स वैल्यू लाइज इट्स एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज। ये बोल रहा है कि जो बुक्स कहती हैं कि लिटरेचर्स क्या बोलती हैं बुक, कि लिटरेचर्स एक रियल वैल्यू इसमें है कि वो हमारे अंदर की जो विचार है, यानी जो विचार हैं, थॉट्स हैं और जो इच्छाएं हैं, क्या है? इच्छाएं हैं, यानी ऑर्गेनाइज एंड
हार्मोनाइज, हार्मोनाइज, हार्मोनाइज करने में मतलब हेल्प करती है। क्या करती है? हेल्प करती है। ये बुक मतलब कहते हैं कि लिटरेचर एक रियल वैल्यू है, इसमें वो हमारे मतलब अंदर की जो इम्प्लेसेस हैं, इम्प्लेसेस हैं, वो विचार यानी इच्छाओं को ऑर्गेनाइज एंड हार्मोनाइज मतलब करने में हमारी हेल्प करती है। क्या करती है? हमारी हेल्प करती है। क्लियर? नेक्स्ट वर्क की हम बात करेंगे। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म की अगर हम बात करें तो प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म फेमस बुक है आई ए रिचर्ड्स। आई ए रिचर्ड्स की ये फेमस बुक है। एंड ये किस पर मतलब बेस थी, यानी किस पर बेस है ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एक्सपेरिमेंट पर मतलब बेस है। किस पर बेस है? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एक्सपेरिमेंट पर बेस है। ईयर अच्छे से याद कर लेना। ईयर की अगर हम बात करें तो ये है 1929, 1929 में आएगी। क्लियर? नेक्स्ट हम इसके फर्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। फर्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो ये है बेस्ड ऑन experiments where students analyzed poem without knowing the author or title, author and title। यानी आई रिचर्ड्स ने स्टूडेंट्स को एक ऐसी मतलब पोएम दी। क्या दी? एक ऐसी पोएम दी जिनका ना तो कोई टाइटल था और ना ही राइटर का नेम था। क्या था? विदाउट ऑथर और टाइटल, बिना किसी मतलब वो टाइटल की दी। मतलब बिना किसी टाइटल के एंड ऑथर के वो जाने बिना मतलब उस पोएम का एनालाइज्ड किया गया। क्या किया गया? उसको एनालाइज्ड किया गया। ये है फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट हम सेकंड पॉइंट की हम बात करेंगे। डेवलप्ड द मेथड ऑफ क्लॉज रीड। क्या? क्लॉज रीडिंग। इस वर्ड को अच्छे से याद कर लेना, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लॉज रीडिंग का मतलब जो आइडिया है उसने स्टार्ट किया, यानी तरीका स्टार्ट किया, आइडिया दिया, जिसका मीनिंग है एक पोयम के हर वर्ड मतलब हर एक वर्ड है जो उसका एक वर्ड है जो एंड जो स्ट्रक्चर्स है उस पर मतलब डीप से मतलब फोकस किया गया, यानी डीप से गहराई से मतलब समझना, उसको ध्यान देना। ये उसने मतलब क्लॉज रीडिंग में बोला है। क्लॉज रीडिंग जो बुक्स थी, यानी बुक ने जो क्लॉज रीडिंग का जो तरीका स्टार्ट किया, जिसका मीनिंग है पोएम के वर्ड एंड स्ट्रक्चर्स पर बिल्कुल डीप से फोकस देना। क्लॉज रीडिंग, फोकसिंग ऑन द टेक्स्ट इटसेल्फ। ये है सेकंड पॉइंट। नेक्स्ट हम थर्ड पॉइंट की अब हम बात करेंगे। थर्ड पॉइंट है आइडेंटिफाइड कॉमन misreading, common misreading and biases, biases।
showing how readers assumptions destroyed। यानी क्या बताया है रिचर्ड्स ने नोटिस किया कि जो लोग मतलब जो पुरानी मतलब ओल्ड अजम्पशंस हैं, पहले से मतलब जो बनी हुई जो आइडिया थे उसकी, यानी जो पहले से बने हुए जो आइडिया हैं, राय हैं, उनकी मतलब जो उनकी वजह से पोएम को गलत समझते हैं, यानी पोएम्स को गलत समझा जाता है। उन्होंने मतलब जो मिसअंडरस्टैंडिंग है यानी बायसेस है, मिसअंडरस्टैंडिंग एंड बायसेस है, यानी बायसेस को हाईलाइट किया है, इस चीज को हाईलाइट किया है। यानी रिचर्ड्स ने नोटिस किया है कि जो अजम्पशंस हैं, अजम्पशंस की वजह से मतलब पोएम को गलत समझते हैं, यानी मिसरीडिंग, यानी उन्होंने उन गलतियों में मिसअंडरस्टैंडिंग एंड बायसेस को मतलब हाईलाइट किया है। क्या किया है? हाईलाइट किया है। तो ये था प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से देख लेना। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अब हम डिस्कस करेंगे थ्योरीज एंड कॉन्ट्रीब्यूशंस पे हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है इसमें 4 काइंड्स ऑफ मीनिंग इन पोएट्री, यानी जो पोएट्री है वो किसी भी बात के मतलब 4 अलग अलग मीनिंग हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? अलग अलग मीनिंग हो सकते हैं। फर्स्ट अगर हम बात करें तो फर्स्ट इन्होंने बोला है सेंस की अगर हम बात करें, सेंस का मतलब है बेसिक इंफॉर्मेशन, यानी द लिटरल मीनिंग ऑफ वर्ड्स। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, नेक्स्ट पॉइंट है फीलिंग में क्या है? फीलिंग में है द इमोशनल कलरिंग। क्या है? द इमोशनल कलरिंग, यानी ये वो क्या है? ये वो वर्ड्स हैं जब हम बोलते हैं। क्या है? ये वो वर्ड्स हैं जब हम बोलते हैं तो इमोशंस एंड फीलिंग से मतलब जुड़ी होती है, यानी जब हम किसी से बोलते हैं इमोशंस या फिर फीलिंग्स उनसे जुड़ी होती है। जैसे अगर हम फॉर एग्जांपल्स की बात करें, लाइक खुशी, दुख और गुस्सा। क्लियर? नेक्स्ट है टोन की अगर हम बात करें, टोन का हिंदी मीनिंग होता है लिहाज, मतलब किस लिहाज से हम बात कर रहे हैं। द स्पीकर एटीट्यूड टूवर्ड्स द ऑडियंस, यानी जो स्पीकर है किस एटीट्यूड से मतलब बात कर रहा है सामने वाले से, यह मजाक उड़ा रहा है उसका, तो मतलब इस तरीके की बात की, यानी किस टोन में बात कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इंटेंस। दी पर्पस क्या है? दी पर्पस बिहाइंड दी वर्ड्स, दी पर्पस बिहाइंड दी
वर्ड्स। यानी जो बोलने वाला है वो बात कह रहा है, यानी जो बोलने वाला है वो बात कहकर क्या मतलब क्या करना चाहता है, मतलब क्या हासिल करना चाहता है, उनका मतलब बोलने का रियल पर्पस क्या है, यानी उसका क्या इरादा है, क्या पर्पस उन वर्ड्स के पीछे। यानी बिहाइंड दी वर्ड्स, उन वर्ड्सों के पीछे, मतलब उन वर्ड्स के पीछे क्या मतलब उनका मेन पर्पस है, यानी वो क्या हासिल करना चाहता है ये बोल के। तो ये है, ये थे 4 काइंड्स ऑफ मीनिंग इन पोएट्री। नेक्स्ट हम बात करेंगे, टू यूजेस ऑफ लैंग्वेज, यानी टू लैंग्वेज का यूज हुआ है। फर्स्ट है इसमें साइंटिफिक रेफरेंशियल, साइंटिफिक रेफरेंशियल एंड प्रिसाइज communications of communication of facts। यानी इसका मतलब है जो वो लैंग्वेज है जिसमें सिर्फ फैक्ट बताए जाते हैं, यानी जिसमें सिर्फ फैक्ट बताए जाते हैं, ये वो लैंग्वेज है। जैसे कि साइंस की जो बुक्स होती हैं, लाइक जैसे साइंस की बुक है उसमें कोई इमोशंस नहीं होते। क्लियर? यानी जो साइंस की बुक है उसमें कोई इमोशंस नहीं होते, इस तरीके की मतलब बुक होती है। नेक्स्ट लैंग्वेज की हम बात करेंगे, नेक्स्ट लैंग्वेज है इमोटिव पोएटिक। यानी ये किस चीज को एक्सप्रेशन करती है, किस चीज का एक्सप्रेशन करती है, ऑफ फीलिंग एंड वैल्यूज। ये एक्सप्रेस करती है फीलिंग एंड वैल्यूज। यानी जो लैंग्वेज है फीलिंग को बताने के लिए होती है, यानी जो लैंग्वेज है वो फीलिंग को बताने के लिए होती है। जैसे पोइट्री, मतलब पोइट्री है या फिर सॉन्ग में जैसे होता है, मतलब जो सॉन्ग्स होते हैं वो फीलिंग्स बताते हैं। एक तरफ से जो सॉन्ग गाए जाते हैं उनको मतलब सुनकर हमें मतलब अच्छा फील होता है। कभी जैसे सैड सॉन्ग सुनते हैं तो उनको हमें सुनकर मतलब एक सैड हो जाते हैं, उस तरीके से। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं साइकोलॉजिकल अप्रोच। ये थी 2 लैंग्वेज जो यूज की गई। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं साइकोलॉजिकल अप्रोच की। साइकोलॉजिकल अप्रोच की अगर हम बात करें तो फर्स्ट पॉइंट है इसमें लिटरेचर इज वैल्यूएबल because it helps balance conflicting human impulses। यानी लिटरेचर्स इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारे जो माइंड में जो अलग अलग तरह के मतलब जो कॉन्फ्लिक्टिंग इम्प्लेसेस हैं होते हैं, जो मतलब अलग अलग जो विचार मतलब टेंशन्स हैं
यानी जो अलग अलग विचार हैं एंड टेंशंस होती हैं, ये उन चीजों को मतलब बैलेंस करता है, ये उनको बैलेंस करता है। ठीक है, यानी लिटरेचर जरूरी है क्योंकि जो हमारे माइंड में अलग अलग तरीके के जो टेंशन हैं एंड जो विचार हैं उनको मतलब बैलेंस करता है। क्या करता है? बैलेंस करता है। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करेंगे। नेक्स्ट है रीडिंग इज नोट passive. Reading is not passive. It actively shapes thought and emotions. यानी रीडिंग सिर्फ आंखों से देखना ही नहीं है। नोट पैसिव है, मतलब ये नोट पैसिव है, यानी सिर्फ आंखों से देखना नहीं है। जब हम मतलब कुछ रीडिंग करते हैं, पढ़ते हैं, तो वो हमारी सोच, जो हमारी सोच है, फीलिंग है, उनको मतलब काफी चेंज करता है और एक नई शेप देता है। क्या देता है? और उनको एक नई शेप देता है। यानी लिटरेचर मतलब एक देखना ही नहीं है, नोट पैसिव है। जब हम मतलब उसको पढ़ते हैं तो वो हमारी सोच एंड जो फीलिंग्स को मतलब चेंज करता है, एक नई शेप देता है। क्या देता है? एक एक्टिवली शेप, यानी एक नई शेप देता है। आई होप आपको अच्छे से क्लास समझ में आई होगी। तो आज की क्लास यहीं तक थी। कल फिर 6 बजे मिलते हैं हम इसी क्लास में। तो आज के लिए इतना ही था।